दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 14 जुलाई 2021 को इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ है और हम उस पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन पूछे गए, पेपर का लेवल कैसा था, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो ज़रूर इस एनालिसिस वीडियो को देखें। यदि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तब भी इस वीडियो को देखें ताकि आपको पता लगे कि इसरो में पेपर किस तरह से आता है और लेवल कैसा रहता है। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जिन्होंने भी इसरो का एग्ज़ाम दिया है वो ज़रूर बताएं आपका पेपर कैसा रहा और कितने आपने अटैम्प्ट किए। चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक न्यूमेरिकल है आपके सामने दोस्तों, और वो है अपना RLC सर्किट से संबंधित। सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस 100 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 50 ओम और रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ था। पावर फैक्टर की कैलकुलेशन हमसे पूछी गई, पावर फैक्टर हमें ज्ञात करना था। देखो दोस्तों, पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है R/Z। रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है, इसका मतलब हमें इम्पीडेंस कैलकुलेट करना था, राइट। और इम्पीडेंस Z ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है R² और XL माइनस XC की होल स्क्वायर, यानी दोनों का अंतर करके आपको स्क्वायर करना था। देखो रेजिस्टेंस 50 ओम है तो 50 की स्क्वायर कर देंगे, और इन दोनों में देखो अंतर करोगे कि 100 में से 50 का अंतर करेंगे तो ये 50 ही आएगा, यानी 50 की स्क्वायर प्लस 50 की स्क्वायर करना था। ध्यान रखें 50-50 दोनों को जोड़ करके 100 की स्क्वायर मत कर देना, उत्तर गलत हो जाएगा। 50 की स्क्वायर 2500, 50 की स्क्वायर 2500, 5000 आएगा। और जब आप 5000 का अंडरूट निकालेंगे तो ये आपका उत्तर आएगा 70.71 ओम। ये आपका इम्पीडेंस आया है, ठीक है। अब इस इम्पीडेंस को जब आप मान पावर फैक्टर ज्ञात करते समय रखेंगे, R/Z करेंगे तो 50/70.7 करना है, उत्तर आएगा 0.707। तो आपको पावर फैक्टर वाला ये ऑप्शन करना था जिसमें ये उत्तर मिला। पेपर दोस्तों काफ़ी ठीक लेवल का था, अच्छे लेवल का था। इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी टफ दी इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्ड आई थी, और इसमें लगभग न्यूमेरिकल वगैरह जितने भी आए वो थोड़े से आसान थे। XLPE केबल का पूरा नाम पूछा था, आई थिंक ये तो सबके लिए आसान था, सबने नाम सुना होगा। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल इसका पूरा नाम रहता है, XLPE केबल का पूछा था। और H टाइप कैटेगरी का जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसका टेम्परेचर पूछा था, YAEBFHC, याद होगा ना सबको, तो उसमें टेम्परेचर पूछा था। तो H टाइप की जो कैटेगरी होती है इसका 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। जैसे Y का है तो 90 से स्टार्ट होता है, फिर 90, 105, 120, 130, 155, 180 और 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर का मान रहता है। तो शायद ये तो आप सबका सही हुआ होगा, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। और कम्यूटेटर का फंक्शन पूछा, कम्यूटेटर क्या करता है। अब देखो जनरेटर का पूछा कि मोटर का ये स्पष्ट नहीं बताया, तो ज़्यादातर जनरेटर का ही पूछ लेते हैं। तो DC टू AC है, यानी जो आर्मेचर चालकों में DC उत्पन्न हो रही, सॉरी AC टू DC होता है। आर्मेचर चालकों में जो AC उत्पन्न हो रहा है उसको बाहरी सर्किट में DC करना। और अगर मोटर के लिए पूछ लेता है तो DC टू AC होता है, ठीक है। यानी जनरेटर और मोटर का तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था कि कौन सा दिया हुआ था, ठीक है। जनरेटर का है तो AC टू DC और मोटर है तो DC टू AC हो जाएगा। और लेड एसिड सेल का सवाल पूछा गया कि चार्ज करने पर उसके आपेक्षिक घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लेड एसिड सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है H2SO4, उसमें आपेक्षिक घनत्व चार्जिंग के साथ साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब डिस्चार्ज होता है तो लगभग 1.18 होता है, जो कि चार्ज होने पर 1.25 तक हो जाता है। यानी जैसे जैसे चार्ज होता है तो वैसे वैसे आपेक्षिक घनत्व बढ़ता जाता है। सिंक्रोनस मोटर का सवाल पूछा एक, जो उसके एक्साइटेशन पर था कि एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसका पावर फैक्टर लगभग कितना होता है। तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर तो लीडिंग पावर फैक्टर यानी अग्रगामी पावर फैक्टर पर ही चलती है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर उसकी उत्तेजना पर निर्भर करता है। लैगिंग, लीडिंग, इकाई तीनों पावर फैक्टर पर चला सकते हैं रोटर की एक्साइटेशन को परिवर्तित करके। और आगे एक सवाल दिया जिसमें ये पूछा गया कि निम्न में से कौन सी युक्ति वोल्टेज युक्ति है। ऑप्शन दिए हुए थे जैसे BJT,
यूजेटी, एफईटी, मोसफेट, इस तरह से जो भी है। तो मोसफेट का अगर उसमें ऑप्शन है तो फिर मोसफेट आएगा। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट इसका पूरा नाम होता है, और इसको आईजीएफईटी के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका जो गेट होता है वो इंसुलेटेड होता है। टर्मिनल तो 3 ही होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स, लेकिन इसमें इंसुलेटेड गेट होता है। तो मोसफेट वोल्टेज चालित युक्ति है, अगर ऑप्शन में है तो वही करेंगे। सिंक्रोनस मोटर में लॉसेज के बारे में सवाल था कि सबसे अधिक हानियाँ सिंक्रोनस मोटर में कौन सी है। तो सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर कॉपर लॉस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आई ए जो है ना आर्मेचर धारा वो सर्वाधिक होती है। स्टेटर करंट बोल सकते हो, बात एक ही है, यानी स्टेटर का कॉपर लॉस सर्वाधिक होता है, आर्मेचर कॉपर लॉस मैक्सिमम होता है बाकी सभी से तुलना करने पर। और एक बैटरी में एस एल आई क्या होता है, इसका पूरा नाम पूछा था बैटरी के बारे में। तो ये एस एल आई तीनों जो होता है ये बैटरी के फंक्शन को संकेत करते हैं, जहाँ एस का मतलब था स्टार्टिंग, एल का मतलब था लाइटिंग और आई का मतलब था इग्निशन, यानी स्टार्ट करना, फिर लाइटिंग यानी थोड़े समय के लिए एक तरह से लाइटिंग का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं प्रकाश से, और इग्निशन का मतलब होता है स्टार्ट करना किसी को। स्टार्टिंग के लिए इग्निटर जैसे लगता है सोडियम वेपर लैंप में, तो स्टार्टिंग, लाइटिंग और इग्निशन, ये इसका एसएलआई बैटरी का पूरा नाम रहता है। ये तो लास्ट टाइम दिल्ली मेट्रो में भी पूछा गया था, सवाल ठीक था। और अब देखिए न्यूमेरिकल है अपने शंट जनरेटर के बारे में। शंट जनरेटर लोड को 200 वोल्ट पर 100 एम्पियर की धारा देता है। वहीं शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 50 ओम है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। इंड्यूस ईएमएफ की गणना करो। देखो प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना था, टर्मिनल वोल्टेज में आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ देना था। लेकिन समस्या ये है कि आर्मेचर की ड्रॉप निकालने के लिए आर्मेचर का करंट चाहिए। आर्मेचर का करंट सीधा सीधा दिया हुआ नहीं था। शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट कैसे आती है, लोड करंट और शंट फील्ड करंट के योग से आती है। अब लोड करंट तो स्पष्टतः दिया हुआ है 100 एम्पियर, लेकिन शंट फील्ड की धारा नहीं दी गई। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, शंट फील्ड का करंट। शंट फील्ड का करंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है V/RSH। वोल्टेज देखो स्पष्ट दिया हुआ है 200 वोल्ट। शंट फील्ड का रेजिस्टेंस देखो स्पष्ट दिया हुआ है 50 ओम। जब करंट ज्ञात करोगे तो शंट फील्ड का मान कितना आया, 4 एम्पियर। अब जो सवाल है वो आर्मेचर करंट के बारे में है। तो 100 एम्पियर लोड करंट और 4 एम्पियर शंट फील्ड करंट, आर्मेचर करंट कितनी हो गई, 104 एम्पियर। अब आर्मेचर की ड्रॉप निकालो, तो IA इंटू RA, यानी 104 इंटू 0.1 तो 10.4 वोल्ट आ जाएगा। अब ये 10.4 जो है वो 200 वोल्ट में जोड़ दीजिए, इंड्यूस ईएमएफ का मान कितना हो जाएगा, 210.4 वोल्ट आपका आंसर रहेगा। और आगे वेव वाइंडिंग में पैरेलल पथों की संख्या पूछी थी, तो बहुत ही आसान है। वेव वाइंडिंग में समांतर रास्ते 2 होते हैं हमेशा, और अगर लैप वाइंडिंग का है तो फिर पोल की संख्या के बराबर कर देते, यानी वहाँ पर आपको A बराबर पोल करना था, जितने पोल है उतने ही समांतर रास्ते कर देते। निकिल कैडमियम जो बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट पूछा था कौन सा है, तो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और पूरी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं होता, लेकिन ऑप्शन आप KOH कर सकते थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअल में तो कहते हैं कि 30% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद डिस्टिल्ड वाटर, आसूत जल में 30% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो मिला रहता है इसमें। वैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप कर सकते थे, उत्तर आपका सही माना जाएगा। इंटरपोल के कनेक्शन के बारे में सवाल पूछा गया। तो इंटरपोल हमेशा आर्मेचर के सीरीज में जुड़ता है, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें धारा आर्मेचर के समान ही होती है, और ये कम्यूटेशन को समाप्त करने के उद्देश्य से लगाया जाता है। और ट्रांसफॉर्मर के बारे में सवाल था कि अगर लोड आधा कर देते हैं तो उसमें आयरन लॉस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयरन लॉस भार से अप्रभावित रहता है हमेशा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, तो वो अपरिवर्तित ही रहेगा, यानी नो चेंज आपको करना था। हाँ, अगर कॉपर लॉस का सवाल होता तो वो 1/4 हो जाता, भार आधा करते ही कॉपर लॉस चौथाई हो जाता आपका। और रिटार्डेशन टेस्ट पूछा था, तो रिटार्डेशन को हिंदी में मंदन बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम रनिंग डाउन टेस्ट भी होता है। ये केवल DC मशीनों में किया जाता है, ध्यान रखें। और DC मशीनों में स्ट्रे लॉस को
कैलकुलेट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए रिटार्डेशन टेस्ट किया जाता है। यानी डीसी मशीनों में जब स्ट्रे हानियाँ ज्ञात करनी हो तो रिटार्डेशन टेस्ट यानी मंदन जो है वो किया जाता है। और डैम्पर वाइंडिंग कहाँ स्थापित होती है, इसके बारे में सवाल पूछा। तो डैम्पर वाइंडिंग हमेशा पोल फेस पर होती है। सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों में हो सकती है। हंटिंग समाप्त करने के उद्देश्य से ये लगाई जाती है, पोल फेस पर लगाई जाती है, ये आप कह सकते थे। सिलिका जेल का कलर पूछा गया। तो नई सिलिका जेल जो होती है, फ्रेश सिलिका जेल, वो नीले यानी ब्लू कलर की है और नमी सोखने के बाद हल्की गुलाबी या फिर सफ़ेद रंग की हो जाती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये 17-18 क्वेश्चन हमें मिले थे और इनसे देखने से ये लगता है कि पेपर इलेक्ट्रिकल आसान था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो आया वो थोड़ा सा टफ मानते हैं। वार्निंग साइन की आकृति पूछी गई थी। तो त्रिभुजाकार आकृति में होता है हमेशा वार्निंग यानी चेतावनी वाला। तो पीला बैकग्राउंड होता है और काले रंग से चिन्ह बनता है, इसमें त्रिभुजाकार आकृति का बनता है ये। तो दोस्तों यही मिले थे क्वेश्चंस लगभग। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड ज़रूर करना।